नमस्कार जय हिंद साथियों। साथियों, हम जो टू द फैक्ट सीरीज चला रहे हैं, आज उसका तीसरा लेक्चर है, जिसमें आज हम करेंगे मध्य प्रदेश के कला संस्कृति लोक नाट्य। इस प्रकार से जो टॉपिक है उसको अपन कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। जिसमें होगा क्या कि जो एमपीपीएससी प्री के हिसाब से जितने भी फैक्ट बन सकते हैं, इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि इस टॉपिक में सबसे मेन चीज़ ये रहती है कि सर कंफ्यूज बहुत होते हैं। यानी कि कौन सी चीज़ किस क्षेत्र की है, कौन सा लोक चित्र किसका है, कौन सा मालवा का, कौन सा निमाड़ का और कौन सा बुंदेलखंड का। इस प्रकार से चीज़ों में यहाँ पर अपन क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। तो दोस्तों, अपन क्या करेंगे, एक सिंपल से ट्रिक बनाने की कोशिश करेंगे और उस क्षेत्र को अपन किस आधार पे याद कर सकते हैं, किस प्रकार अपन उसको याद कर सकते हैं और अपने लिए कितना आसान टॉपिक हो सकता है, अपन ये पूरा प्रयास करेंगे। जिसमें क्या रहेंगे, अपन उन चीज़ को क्लास में यहीं की यहीं याद करने का प्रयास करेंगे ताकि आगे की झंझट ही खत्म हो जाए। इस प्रकार से, है ना। तो अपन देखते हैं, थोड़ा सा, जैसे कि अपने को यहाँ पर अपन ने कौन कौन से क्षेत्र लिए, मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड और एक बघेलखंड। यानी कि मध्य प्रदेश के 4 ऐसे क्षेत्र लिए हैं जो लोक कला संस्कृति की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और इनमें किस प्रकार का लोक गायन होता है, लोक नाट्य होता है, लोक नृत्य होता है और लोक चित्रकला होती है और कौन कौन से अवसर पर होती है। तो इन सभी को पर क्या करेंगे, अपन सविस्तार से चर्चा करेंगे और तथा इसको समझने का प्रयास करेंगे कि इस क्षेत्र में ये मुख्य चीज़ अगर हो रही है तो इसके पीछे क्या रीज़न है, व्हाट रीज़न। यानी कि अगर बिना कारण से कोई कार्य नहीं होता, ये तो आपको भी पता। हर कार्य के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता ही होता है। यानी कि अगर कोई सा काम हो रहा है कि अपन पढ़ाई भी कर रहे हैं, सपोज मान लीजिएगा अपन पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस पढ़ाई के पीछे कोई ना कोई, यानी कि जो कार्य कर रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर है। जैसा कि अगर अपन 12th की तैयारी कर रहे हैं, 12th पढ़ रहे हैं, तो 12th के पढ़ने के पीछे कोई ना कोई कारण क्या रहेगा, यानी कि ये कार्य कर रहे हैं उसके पीछे कारण यह रहेगा कि हमें 12th पास करनी है, अच्छे नंबरों से करनी है ताकि हम आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी प्रकार मान लीजिए अपन दीपावली का त्यौहार मनाते हैं, दिवाली का त्यौहार मनाते हैं, तो वो जो कार्य कर रहे हैं उस समय उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहा होगा। कारण क्या रहा होगा वो हम सब जानते हैं कि इस कारण हम दीपावली को मनाते हैं। इस प्रकार अपन क्या करेंगे, चीज़ों को समझने का प्रयास करें। क्या करेंगे, चीज़ों को अच्छे से समझेंगे और धैर्य के साथ समझेंगे। दोस्तों, यहाँ एक तरीके से उछल कूद करने वाला काम नहीं है। बिल्कुल जितनी आराम से, जितना सोच विचार के अपन इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे, उतना ही हमारे लिए बहुत बेटर होगा, बहुत अच्छा होगा, ताकि हम एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे से डील कर पाएँ। आ गई बात समझ में। तो बिना देर किए ही सभी पहले तो वीडियो को लाइक करिए और दूसरा अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिएगा, है ना। तो समझते हैं अपन पहले मालवा का लोक गायन। यानी कि मालवा में कौन कौन से लोक गायन गाया जाते हैं मालवा क्षेत्र में। ये जैसे कि देखो, अपन पूरा एक बार इस चीज़ को समझते हैं कि यहाँ पर मध्य प्रदेश का अपन एक मैप बना लेते हैं छोटा सा। ये मध्य प्रदेश का अपन एक सांकेतिक मैप बना ही लेते हैं, तो जिसमें क्या होगा कि अपने लिए थोड़ा चीज़ों को जानना आसान हो जाएगा और आसान हो जाएगा, अपन समझ लेंगे कि यहाँ पर कौन से क्षेत्र की बात चल रही है। आ गई बात समझ में। तो इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, ये मध्य प्रदेश का एक वैसे नक्शा ठीक ठाक ही बन गया है। तो ये मध्य प्रदेश का मैप है, काय का है, मध्य प्रदेश का मैप है। अब अपन 4 क्षेत्र अपन ने लिए हैं कि मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड और बघेलखंड। तो अब अपन इन क्षेत्रों को दर्शाते हैं। इधर का ये क्षेत्र मान लिया जाए, अपन ने मालवा ले लिया, ये यहाँ से यहाँ तक का, ये ले लिया मालवा। शब्द थोड़े छोटे हैं समझने को। ये ले लिया अपन ने बुंदेलखंड, यूपी से लगा हुआ क्षेत्र। ये इधर नीचे ले लिया अपन ने क्या, बघेलखंड। और ये ले लिया अपन नीचे इधर निमाड़। देखो, ये है मालवा, ये है बुंदेलखंड, ये है बघेलखंड और ये है निमाड़।
है ना। तो अब इन चार क्षेत्रों के ही लोक संस्कृति लोक नाट्यों पर अपन चर्चा करेंगे। तो पहले उठाएंगे अपन मालवा। तो अपन इस प्रकार से पढ़ेंगे कि अगर मालवा के पढ़ रहे हैं तो इसी समय यानी कि लोक गायन मालवा के पढ़ रहे हैं तो अपन लोक गायन किसके, निमाड़ के भी पढ़ लेंगे, बुंदेलखंड के पढ़ लेंगे और इधर बघेलखंड के पढ़ लेंगे, ताकि अपने माइंड में जो थोड़ा कंफ्यूजन रहता है वो कंफ्यूजन ना हो और चीज अपन को अच्छे से याद रह जाए, जो भी फैक्ट है वो, है ना। तो अपन मालवा को देखते हैं। पहले मालवा को देखते हैं। तो मालवा में होता है पहला लोक गायन पर चर्चा करेंगे। तो मालवा में पहला लोक गायन होता है भरथरी गायन। भरथरी गायन के आज से क्या होता है साथियों, भरथरी का मतलब आपने राजा भरथरी का नाम सुना होगा। राजा भरथरी उज्जैन के राजा रहे, विक्रमादित्य के भाई रहे। तो उनके बारे में जो गाए जाते हैं, उनकी कथाओं को जो गाते हैं, तो कौन से क्षेत्र में गाते हैं, तो मालवा में गाते हैं। अब इसको कैसे याद करेंगे, इसको इस प्रकार से याद करेंगे कि उज्जैन क्षेत्र कहाँ पर पड़ता है। एक बार दिमाग में विचार कीजिए, उज्जैन क्षेत्र कहाँ पर पड़ता है, मालवा में पड़ता है। तो मालवा में कौन सा है, भरथरी गायन है। दूसरा है संध्या गीत। संध्या गीत, अब संध्या गीत क्या होता है, संध्या गीत ये होता है कि जैसे दीपावली के पहले यानी कि नवरात्रि के बाद में जो पितृपक्ष चलता है, उस पितृपक्ष में क्या होता है, उस समय जो कुंवारी कन्याएं रहती है यानी कि अविवाहित जो छोटी छोटी बच्चियां रहती है, क्या करती है, अपने घर के बाहर गोबर से अच्छे बढ़िया दीवार को लीप लेती है। लीपने के बाद में अच्छा यानी गोबर और गेरू से लीप लेती है अच्छे से। अब लीपने के बाद में क्या करती है, इस प्रकार की कुछ कलाकृति अपनी दीवार पे बाहर बनाती है। कैसे बनाती है, ऐसे बनाती है, मैंने मेरे गांव में ऐसे देखा है थोड़ा, ये इस प्रकार से कुछ बनाती है। अब यूं कुछ बनाती है, शायद मैं ठीक से बना पा रहा हूँ, नहीं बना पा रहा हूँ। इस प्रकार से कुछ देवी देवता ऐसे बनाती है। अब ये किससे बनाती है, गोबर से बनाती है। अब गोबर से बनाने के बाद में क्या करती है, यहाँ पर कुछ फूल चिपका देती है। फूल चिपका देती है, ऐसे फूल चिपका दिए, जैसे कि उस टाइम पे बहुत सारे फूल भी खिले रहते हैं। चौमासा का तो टाइम रहता है यानी वर्षा ऋतु का टाइम रहता है। अब इसमें फूल चिपका लेती है, देवियों की कुछ जो मूर्तियां ऐसी बना देती है। किससे बना देती है, गोबर से बना देती है। अब ये मूर्तियां बना देती है और फिर शाम के टाइम पे क्या करती है, वो गीत गाती है बैठकर। कौन से, संजा माई के गीत गाते हैं। तो संजा माता का अपने को गीत तो गाना आता नहीं है क्योंकि अपन ने सीखा तो है नहीं है, लेकिन इस प्रकार से कुछ बनाती है। तो ये कहाँ पर बनाती है, मालवा में बनाती है। और आप जितने भी हमारी सिस्टरें देख रही है, हमारे दोस्त देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी बहनों ने या उन हमारी दोस्तों ने कहीं ना कहीं ये चीज़ें बनाई जरूर होगी, बनाई तो होगी और ये गीत भी गाए होंगे। तो अगर किसी को वो गीत याद है तो कमेंट के माध्यम से आप लिखकर हमारे पास भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम याद करने का प्रयास करेंगे तो अगली बार आपको सुना सकते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, संध्या गीत गाते हैं, यानी कि संध्या माई का चित्र भी है। और संध्या माई के फिर जब चित्र बन जाता है तो शाम को 2 4 5 लड़कियां बैठकर अच्छी बढ़िया से क्या करती है, गाती है ना। मतलब ताबड़तोड़ गाती है एकदम, जो भी उनका गीत रहता होगा वो गाती है संध्या माता का। इस प्रकार हीड़ गायन, ये हीड़ गायन मतलब ये भी मालवा में होता है। अहीर जाति के द्वारा, देखो दोस्तों, मुख्यतः तो ये अहीर जाति के द्वारा, अहीर जाति को पशुपालक माना जाता है। यानी कि अहीर लोग क्या करते हैं, पशुपालन करने का काम करते हैं तथा दुग्ध का जो काम रहता है वो अधिकतर देखते हैं। तो अब अपन मालवा क्षेत्र में जैसे दीपावली रहती है, मैंने तो दीपावली के आसपास यानी कि दीपावली जब हमारी भैंसों को पूजते हैं ना, यानी कि गोवर्धन की पूजा होती है, भैंसें पूजती है, तो उस टाइम पे ना कि हीड़ जाति, ये हीड़ गायन का काम हमारे घर वाले भी करते हैं। यानी कि हमारे दादाजी और हमारे बड़े पापाओं ने, ऐसे हमारे गांव के 5-25 जने हो जाते हैं, पहले क्या करते हैं, अच्छी 2-4 क्वार्टर वाटर लगाए दारू के, 1-2 शीशे मीसे पिए, पीने के बाद में चिल्लाने लगते हैं लंबी टेर पे। अब वो हीड़ गायन तो मेरे को आता है लेकिन मैं गा के नहीं बताऊंगा, एकदम भजूका टाइप के लगते हैं। अच्छा, गायन अच्छा है, उसमें देवी देवताओं के बारे में गाते हैं, लेकिन जो जब दारू ज्यादा चढ़ जाती है ना, तो वो क्या करता है, जो पीछे वाला ऐसे लंबी टेर से गाते हैं हीड़, तो वो जो पीछे वाला हीड़ ही करता है, वो जो आगे की जो शब्द रहता है वो बोल ही नहीं पाता है। सीधी सिंपल बात ये, तो मतलब अच्छा है, मैंने सुना है, मुझे याद भी है ये हीड़ गायन थोड़ा सा, तो इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो ये कहाँ पर होता है, मालवा में। और ये आपने देखा भी होगा, जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के दोस्त हैं वो उनको बिल्कुल पता है कि हीड़ गायन कैसे होता है। आगे बात समझ। बरसाती वार्ता, अब ये बरसाती वार्ता बरसात के समय मतलब ये गीत गाया जाता है, जैसे बारिश हो रही है अच्छे से, अब घर से बाहर निकल नहीं रहे क्योंकि अथाह बारिश हो रही, अखंड बारिश हो रही। अब घर में चुपचाप बैठे हैं तो क्या करें, कुछ नहीं करे तो कुछ नहीं, बरसाती वार्ता कुछ गीत ही गाओ। तो इस प्रकार का कुछ ये है। निर्गुणिया गायन, ये निर्गुणिया गायन का मध्य प्रदेश में। अब इसको याद करने का और अच्छी बेहतरीन ट्रिक मैं क्या बताता हूँ। निर्गुणिया गायन से संबंधित एक व्यक्ति का नाम आपने सुना होगा,
उज्जैन के रहने वाले हैं, उनका नाम देखो प्रहलाद पटेल, ऐसा कुछ नाम है। अब प्रहलाद पटेल का आपने नाम सुना होगा, तो वो निर्गुणिया गायन से संबंधित, यानी कि कबीर पंथ से संबंधित जो गीत गाए जाते हैं ना, वो निर्गुणिया गायन में आते हैं, यानी कबीर दास जी का, जिसमें क्या होता है, आत्मा और परमात्मा के कनेक्शन को बताते हैं। यानी कि हर चीज को छोड़कर एक सिर्फ परम ब्रह्म परमेश्वर की आराधना की जाती है, और वो इस प्रकार की जाती है, ना तो उसकी मूर्ति में की जाती है, ना इसके मंदिर में की जाती है, सिर्फ आत्मा का परमात्मा से सीधा कनेक्शन करवाते हैं। यानी कि ऐसे गीतों के माध्यम से, इन गीतों को एक तरीके से जैसे कोई शोक के दिन रहते हैं उसमें भी गाए जाते हैं, मतलब ये, और सूफी संतों के द्वारा ऐसे गीत गाए जाते हैं। मतलब उनका भी, जैसे कि आपने अकबर, जोधा अकबर जो मूवी थी उसमें देखा होगा, तो वो बहुत सारे मौलवी ऐसे, मौलवी या पीर जो भी रहते हैं, वो ऐसे गनमन गनमन घूमते हैं और करते हैं मौला 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 मौला। तो इस प्रकार का कोई निर्गुणिया गायन होता है, रेलो गीत होता है। तो रेलो गीत, तो इससे आप समझ जाओ तो किस प्रकार, जैसे मालवा के अपन ने देखे भरतरी गायन, संजा गीत, हीड़ गायन, बरसाती वार्ता, निर्गुणिया और रेलो गीत, इस प्रकार से क्या हो गए, ये मालवा के हो गए। अब मालवा के लोकगीत देख लें, तो अब लोक गायन तो अपन ने मालवा के देख ले, अब देखते हैं अपन यही निमाड़ के देख लेते हैं। निमाड़ का है कलगी तुर्रा। ये भाई साहब ऐसा गीत है जो कंपटीशन शैली में गाया जाता है। कंपटीशन शैली का मतलब क्या होता है, इसमें भगवान शिव और माता पार्वती की कथाओं को गाया जाता है। जैसे कॉम्पिटिटर शैली में कैसे गाया जाता है, ये एक दूसरे से तुलनात्मक शैली में करते हैं, यानी कि इधर का जो व्यक्ति गाएगा उसका ही जवाब इधर का व्यक्ति उसी शैली में देगा। जैसे कि भगवान, कोई तो भगवान शिव को महान बताते हैं, कोई माता पार्वती को। जैसे कि एक और मैं थोड़ा सा सुना देता हूँ, कृष्ण भगवान का एक गीत गाया जाता है कि राधा गोरी गोरी नवल किशोरी और कानो तो तुम्हारो कालो है। तो इस प्रकार से मतलब कुछ, यानी कि बुराई भी नहीं कर रहे हैं और तारीफ भी नहीं कर रहे, लेकिन दोनों की तुलनात्मक एक गीत गा रहे हैं, तुलनात्मक तुलना कर रहे हैं दोनों की एक दूसरे की। यानी कि हमारा जो पात्र है, यानी कि दो पात्र रहते हैं, मान लीजिए एक मैं हूं और एक कोई और है, मेरे तरफ के मेरे बारे में कुछ तारीफ करेंगे और उसके तरफ के मेरी तो बुराई करेंगे, लेकिन उसकी तारीफ करेंगे। ऐसे कंपटीशन होता है कि यार तुम्हारे में ये क्वालिटी है तो हमारे में ये है, और तुम्हारे में ये बुरा है तो हमारे में ये क्वालिटी, मतलब ऐसे तुलनात्मक करके ये गीत गाए जाते हैं। संत सिंगा जी गायन, यानी निमाड़ के कबीर के नाम से अगर किसी संत को जाना जाता है तो किनको जाना जाता है, संत सिंगा जी। तो सिंगा जी कहाँ पर है, सिंगा जी मतलब इनकी समाधि निमाड़ क्षेत्र में है। मसाणिया गायन, यानी कि निमाड़ में कौन कौन से होते हैं, कलगी तुर्रा, संत सिंगा जी, मसाणिया। मसाणिया गीत यानी कि मृत्यु के उपरांत जो गीत गाए जाते हैं उसको मसाणिया गायन के। नाथपंथी गायन, नाथपंथी ये कौन से नाथ, गुरु गोरखनाथ से संबंधित है, राजा भर्तरी से संबंधित जो भी गीत गाते हैं, जैसे कि एक तो मालवा में गाया था और इधर नाथपंथी। नाथपंथी संतों के द्वारा जो गीत गाए, गरबा गरबी, गरबा होता है स्त्री प्रधान और गरबी होता है पुरुष प्रधान। यानी कि गरबा जो गीत का गायन किया जाता है वो किनके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है स्त्रियों के द्वारा। और नोट करने वाला पॉइंट है, गरबी जो पुरुषों के द्वारा, ये गीत भी है और नृत्य भी है। देखो ये दोनों चीजें कॉमन कॉमन है, जो हम बताएंगे कि ये गीत भी है और गायन भी है। इस प्रकार निमाड़ में कौन कौन से होते हैं, कलगी तुर्रा हो गया, संत सिंगा जी हो गए, मसाणिया हो गया, नाथपंथी हो गया, गरबा गरबी हो गए। अब ये निमाड़ के हो गई। अब बुंदेलखंड की बात करते हैं, तो बुंदेलखंड में क्या होगा, आला गायन, यानी कि आला गायन से संबंधित, अगर आला बुंदेलखंड क्षेत्र के ही ये एक नायक रहे हैं आला, यानी कि परमार्थ देव चंदेल के सेनापति, तो इनके बारे में जो गाते हैं तो उसको बोलते हैं आला गायन। यानी कि बुंदेलखंड के भोपे लोग जो रहते हैं ना, वो एक तंबूरा रहता है और तंबूरे के साथ में फिर वो गाते हैं, आला की कथा गाए जाते हैं या बापूजी की फड़क को गाते हैं। तो वो कौन गाते हैं, ये अलहैत, जिनको बोलते हैं अलहैत, यानी कि तीजन बाई का आपने नाम सुना होगा, तीजन बाई शायद इनसे संबंधित है। एक बार मैं देख लूंगा और कि जो आला गायन से संबंधित एक का नाम आता है आला गायन, तो किसका है, तीजन बाई का। भोला बम्बूलिया गीत गाया जाता है, बेराइटा गीत गाया जाता है, देवरी गाया जाता है, जगदेव की फुहार गाई जाती, फाग गायन किया जाता, और हरदौल की मनोती। हरदौल की मनोती से आसी ऐसा होता है, जैसे बुंदेलखंड में कौन कौन से है, तो एक तो आला गायन है ना, भोला गीत बम्बूलिया है, इसको भोला या बम्बूलिया भी बोला जाता है, यहाँ पर अपन ने भोला लिख रखा। बेराइटा गायन, फिर एक देवरी गायन, और एक जगदेव का फुहारा, और एक फाग गायन, और एक है कौन सा, हरदौल की मनोती। यानी कि हरदौल का, कुंवर हरदौल का आपने नाम सुना होगा, वीर सिंह बुंदेला के एक मित्र, नहीं,
जो जहांगीर का आपने नाम सुना होगा ना, मुगल बादशाह जहांगीर। तो मुगल बादशाह जहांगीर के एक मित्र थे वीर सिंह बुंदेला, और वीर सिंह बुंदेला के 3 पुत्र थे। कौन कौन से? जुझार सिंह बुंदेला, पहाड़ सिंह बुंदेला, और एक थे हरदौल बुंदेला, हरदौल सिंह बुंदेला। तो लाला हरदौल के मतलब किसी कारणवश से उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु नहीं, वो तो आत्महत्या कर लेते हैं। और उसके पीछे एक रीजन था, उन पर कोई गलत इल्जाम लगाया जाता है जिसके पीछे में, लेकिन उनका उस इल्जाम जो उन पे लगाया गया था उसके पीछे उनका मतलब कोई मतलब सत्य घटना नहीं थी वो, जो कि उनके बारे में से गलत गलत अफवाहें उड़ाई गई थी। लेकिन उस गलत को गलत सिद्ध करने के लिए उन्होंने जहर खाया था, और जहर खाने के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन मृत्यु हो गई थी, और जिसके बाद भाई एक लोक देवता के नाम से प्रसिद्ध हुए। किसके नाम से? लोक देवता के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो वहाँ क्या गाई जाती है? हरदौल की मनोती गाई जाती है। तो ये कहाँ पर गाई जाती है? बुंदेलखंड में। अब यही बात करते हैं बघेलखंड में क्या क्या किया जाता है। तो बघेलखंड के हैं बसदेवा गायन। कौन कौन से? बसदेवा गायन। बा से बुंदेलखंड, बा से बघेलखंड, और बा से बसदेवा। बा से बुंदेलखंड, बघेलखंड, और बा से विरहा गायन। बसदेवा गायन, विरहा गायन, बांस गीत, श्रीदेव पंडवानी गीत, और घोटुल पाटा, पंडवानी गीत और घोटुल पाटा, इस प्रकार के ये गायन कहाँ पर किए जाते हैं? बघेलखंड में। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के लोक नृत्यों के बारे में। तो अब कौन सा? मालवा के लोक नृत्य कौन कौन से? मालवा के लोक नृत्य देखते हैं कौन कौन से। रजवाड़ी। रजवाड़ी तो आपने सुना होगा। रजवाड़ी कैसे? जब अभी तो सबसे मेन चीज ये है कि विवाह शादी विवाह का टाइम चल रहा है, तो क्या है अपने क्षेत्र में खास करके जो हमारे मतलब घर में शादी ब्याह होती है तो नौतारने रहती है ना, तो वो ढोल बजाने वाला भैया रहता है ना, उससे डायरेक्ट यही बोलती है। अधिकतर 2 चीज की बोलती है, 2 ही उनको आती है, ज्यादा तो उनको आते नहीं। एक तो रजवाड़ी पे नचना आता है, दूसरा आता है मटकी पे। तो भैया पहला बोलती है कि रजवाड़ी बजा, तो रजवाड़ी बजाते हैं तो वो खूब थिरक लेती है अच्छी ढंग से, है नहीं वो। और फिर बोलती है, अब थिरक थिरक के वो जी एकदम थक जाती है, एकदम सुस्त हो जाती है। तो अब फिर पर उनको जोश आता है कि अब भैया मटकी बजा। तो वो मटकी बजाता है, एक चाटी ढोल की उस पर ताल पे मारता है, एक ऊपर मारता है, एक ताल पे मारता है, ऐसे करके ये करके ऐसा कुछ बजाता है। तो बढ़िया अच्छी धुन बजती है, टुम चिकम इस प्रकार की धुन बजती है। तो ये कहाँ पर बजती है? ये मालवा क्षेत्र के लोक नृत्य। तो बढ़िया सा है, मतलब मेरे घर में तो मेरे को छोड़कर सब कर लेते हैं। यानी कि मेरी मम्मी को शायद आता होगा, लेकिन मेरे भाई पापा बहन सब बढ़िया से नाच लेते हैं इन दोनों पे। एक तो रजवाड़ी पे नाच लेते हैं, एक मटके पे। और मेरे को तो आता नहीं है, क्योंकि मैंने कभी सीखा ही नहीं है। मैंने देखने का काम किया है हमेशा। अधिकतर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मैंने सीखी नहीं, तो वो क्या है, मैं बस देखने में मेरे को आनंद आता है तो मैं देखता ही हूँ, है ना। जिस पर आड़ा खड़ा नृत्य, आड़ा खड़ा नृत्य मतलब ऐसे पल्लू को यूं पकड़ लेती है। अब देखो मैंने देखा है और तो मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे याद है, मतलब मुझे करना आता। ऐसे यूं पल्लू को पकड़ लेती है, ऐसे घूंघट को यूं नीचे, ऐसे पल्लू को, और यूं यूं बढ़िया से घूमती है। ये नृत्य करती है हमारी दादी, हमारी नानी, हमारी बुआ। ये नृत्य जो युवा लड़कियां रहती है ना, लड़के ये नृत्य कर ही नहीं पाते हैं। उनको आता है ऐसे गनमन घूमना, फिर ऐसे मटकना, मतलब इस प्रकार से वो करती है ना। तो आपने देखा होगा डंडा नृत्य। अब डंडा नृत्य को तो मुझे पता नहीं है ये, लेकिन कहाँ पर होता है? मालवा में होता है। देखो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, डंडा नृत्य कैसे होती है। अगर अपने पास माल है, माल यानी रुपया पैसा है, तो अपना हाथ में डंडो होना जरूरी है। नृत्य अपनो माल हर कोई ले भगे, तो डंडा नृत्य इस प्रकार से याद कर लो। अब नृत्यों की बात करते हैं तो निमाड़ में कौन कौन से नृत्य होते हैं? तो निमाड़ में गणगौर नृत्य होता है। देखो गणगौर क्या होता है, जो एक देवी की मूर्ति रहती है, उसको क्या देवी की मूर्ति ले लो, जवारे ले लो, ऐसे कुछ रहता है, उनको क्या करते हैं ऐसे माथा पर रखते हैं। ये निमाड़ क्षेत्र के हैं। निमाड़ क्षेत्र में हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं बहुत सारे, तो वो उनके क्षेत्र का ही है। तो क्या होता है इसमें, वो उस देवी की मूर्ति या जवारे को माथे सिर पर रख कर ऐसे घूमते हैं, नृत्य करते हैं। अपन को उसका थोड़ा जानकारी कम है निमाड़ के जो गणगौर है, लेकिन बहुत ही अच्छा पर्व है, बहुत शानदार है, बहुत व्यवस्थित पर्व है और देखने लायक है ना। ये निमाड़ में होता है। कांटे नृत्य। अब कांटे नृत्य के बारे में हम थोड़ा सा बता सकते हैं। कांटे नृत्य का मतलब क्या होता है कि ये निमाड़ क्षेत्र का है। दूसरी चीज़ ये होती है, ये शायद बलाई कम्युनिटी रहती है। बलाई कम्युनिटी के द्वारा एक माता, जिसे पार्वती माता, गौरा मैया, शंकर भगवान की पत्नी, जिनके याद में ये नृत्य किया जाता है। और इस नृत्य में क्या होता है कि बलाई कम्युनिटी के द्वारा एक ढाक
यंत्र रहता है वाघ यंत्र। तो वाघ यंत्र ऐसे हाथ में उसको बांध लेते हैं, है ना, बांध लेते हैं पूरा चोला, जो चोला पहनते हैं उसको बाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाना बोलते हैं। तो वो बाना पहनकर क्या करते हैं, वो नृत्य करते हैं। ऐसा मतलब ऊपर कुछ ऐसे बांध लिए, वो लगा लिए जैसे पंखे जैसे कुछ रहते हैं, और ऐसे घूम घूम कर नृत्य करते हैं, डुम 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 डुम, इस प्रकार की वो ढोल वो उसको बनाता है, उसको ढाक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छोटी सी रहती है, डमरू के आकार की, डमरू से थोड़ी बड़ी साइज में। तो इतनी शानदार तरीके से बजाते हैं, और ऐसा बोलते हैं कि जो अपन मनोती मांगते हैं और वो मन्नत अपनी पूरी हो जाती है, तो ये अपन करवा सकते हैं कांटे में। फेफरिया नृत्य, फेफरिया लोक नृत्य, मांडलिया और आड़ा खड़ा और डंडा। देखो डंडा को अंटिया नृत्य भी बोलते हैं, इधर मालवा में भी होता है, इधर निमाड़ में भी होता है ना, सेम टू सेम है ये भी। अब बात करते हैं बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड में होता है कानड़ा नृत्य, नौटंकी नृत्य। नौटंकी नृत्य कैसे? अगर नृत्य कर रहे हैं तो ठीक है, नौटंक नृत्य हो गए, लेकिन अगर किसी की अपन नकल कर रहे हैं और कुछ इस प्रकार से एक्ट कर रहे हैं, तो अपन को ऐसा लगता है कि नौटंकी कर रहे हैं, तो नौटंकी। बधाई नृत्य आप जानते हो, बधाई के अवसर। राई, राई मध्य प्रदेश का लोक, एक प्रकार से मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य भी है। तो राई तो आप सभी ने देखा होगा। और कहीं ना कहीं बगे जो मालवा क्षेत्र है ना, और आजकल मैंने अभी गांव गया था मैं कुछ समय पहले, तो मैंने वहाँ पर 2-3 शादी ब्याह अटेंड किया, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हमें राय देखने को मिली है। और एक रात में प्रोग्राम था, हमारे मामा जी के वहीं पर ही था, तो उसमें नाना जी का कुछ रंग मंग पढ़ने का था, मतलब गांव में कुछ राखी तागा रहता है ना, ऐसा कर रखा था मम्मी ने। तो वहाँ हम रात में गए थे, हमें बुलाया था, तो वहाँ पर देखा हमने जो 4-5 तो वो जो राय पे नृत्य करने वाली आती है, तो उनको लेकर आए बढ़िया से व्यवस्थित। और वो जो राय रियल में राय कैसे गाते हैं, और गाने के बाद में किस प्रकार से वो बजाते हैं, जैसे कि करेला का तो आपने नाम सुना होगा। करेला में तो रियल स्थिति में जो दिखती है वैसे ही होती है, लेकिन हमारे गांव में जो हमने पहली बार देखी थी, मैंने तो पहली बार देखी, बल्कि गांव वालों ने पहले देख ली होगी, तो वो राय किस प्रकार से नृत्य करती हैं, राय को किस प्रकार से गाते हैं, और नाचने वाली किस प्रकार से एक्ट करती है, वास्तव में देखने लायक है। राय नृत्य को आप देखा करो, मेरा सबसे फेवरेट अगर कोई सा नृत्य है तो राय नृत्य है। फिर ये सेहरा नृत्य, फिर ये डिमराई कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है। जवारा, जवारा का आज से जवारा नृत्य। अब जवारा नृत्य में क्या होता है, नवरात्रि के, जैसे कि नवरात्रि रहती है हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार, 2 नवरात्रि, एक तो चैत्र नवरात्रि और एक है दीपावली के आसपास आती है, वो बारिश के टाइम पे। तो ये 2 प्रकार की नवरात्रि होती है। तो इनमें क्या करते हैं अपन, जो माता जी के वहाँ पर जवारे बोते हैं, जवारे बोते हैं, मतलब क्या करते हैं कि माता जी को बिठाई, माता जी को बिठाने के बाद में क्या करते हैं अपन, ऐसे दूनों में या कोई बांस की जो डलिया रहती है, उन डलिया में क्या करते हैं अपन, जवारों को बोते हैं, यानी कि गेहूं को बोते हैं। अब वो गेहूं बड़े हो जाते हैं, तो बड़े इतने बड़े हो जाते हैं, उनको जब सिर पर रखते हैं उस टाइम पे, नवरात्रि के टाइम पे, और फिर नृत्य करते हैं, माता की आराधना करते हैं, इस प्रकार से रहते हैं ना। अब देखते हैं यहाँ पर बघेलखंड का, जैसे कि मालवा का देख लिया, निमाड़ का देख लिया, बुंदेलखंड का देख लिया। अब देखते हैं बघेलखंड में कौन कौन से नृत्य होते हैं। तो बघेलखंड में नृत्य होता है परधोनी नृत्य, सेला नृत्य, दादरिया नृत्य, कहरवा नृत्य। अब देखो कहरवा नृत्य जो मैंने बताया था नहीं, वो माँ बुआ जी, नानी जी, और जो अपने घर के जो बुजुर्ग महिला रहती है, सियानी महिला रहती है, उनके द्वारा किया जाता है कहरवा, एकदम बढ़िया से। कलसा नृत्य और विरहा नृत्य, इस प्रकार के नृत्य होते हैं। अब करते हैं लोक नाट्य। पहले देखेंगे मालवा के। तो मालवा के लोक नाट्य कौन से होते हैं? मालवा के लोक नाट्य होते हैं माच, भवई, कठपुतली, ये हो गई। दूसरा होती है निमाड़ के कौन कौन से होते हैं, रासलीला और गम्मत, लोक नाट्य। गम्मत देखो ये ज़्यादा समझाने वाली चीज़ नहीं है, टू द फैक्ट है, पॉइंट है, बस इसको अपने को क्या होता है दिमाग में बिठाना है, जैसे लोकेशन से बिठाना है कि हाँ यहाँ रासलीला कहाँ होती है, निमाड़ में होती है, गम्मत कहाँ पर होती है, निमाड़ में होती है, इस प्रकार से अपने को बिठाना है। जैसे कि बुंदेलखंड में होता है स्वांग, अखाड़ा अखाड़ा लोकनाट्य। इसमें क्या होता है, अच्छा बढ़िया सा इसका थोड़ा सा सिंपल समझने का प्रयास करिएगा। अखाड़ा में क्या होता है, इसमें शारीरिक कर्तव्य दिखाए जाते हैं। यानी शारीरिक कर्तव्य कैसे, कोई आ रहा वो चक्र रहता है, उस चक्र को घुमा रहा, कोई आ रहा ऐसे नाल रहती है, इतनी बड़ी रहती है 25-30 किलो की, ऐसे एक हाथ से रहता है, यूं करके उठाकर यूं तोक कर यूं ऊंचे करनी रहती है। मतलब हमने ये काम बहुत किए, ये नाल तोकने के काम है ना।
इसमें बहुत डर रहता है, लेकिन रिस्की काम रहता है। अगर थोड़ा सा अपन जब नाल को यूँ तोकते हैं ना, ऐसे लट का सहारा लिया जाता है और ऐसे यूँ तोका जाता है। अगर अपन ने थोड़ा सा यूँ कर दिया तो अपना हाथ टूटने का पूरे 100% चांस रहते हैं। तो जो भी नाल तोकने का कर्तव्य करता है ना, तो उसको बहुत सोच समझ के, मतलब बहुत सावधानी पूर्वक करना होता है। और एकदम वजन रहता है उसमें 25-30 किलो की तुकती है अभी तो, लेकिन वो तो नाल 50-60 किलो की रहती है। लेकिन इतना भार एकदम पड़ता है तो अपनी हड्डियां को क्रैक होने का बहुत चांस रहता है। तो जो भी भाई नाल तोके ना, बहुत सोच समझ के तोके, है ना। कई बार लग जाती है हाथों में। नौटंकी होती है, लोटंकी, खामस्वांग, ये कहाँ के हैं? बुंदेलखंड के। अब बुंदेलखंड के बाद में बघेलखंड के देख लेते हैं अपन लोक नाट्य कौन से। नौटंकी, सेम टू सेम चीज मिल रही है, देखो यहाँ भी हो रही है, यहाँ भी हो रही है। मनसुका, चाहुर, रास, लकड़बग्गा, जिंदबा, जिंदबा को कहते थे बहलोल, हिंगोला, कर्मा और चंदेना, चंदेना, इस प्रकार से होता है। अब अपन देखते हैं मालवा के लोक चित्रकला कौन कौन से। सवानाही, मालवा की ये पहली सवानाही। संजा, देखो संजा चित्र, संजा गीत भी गाते हैं और संजा चित्र भी बनाते हैं। मांडना, मांडना जैसे कि दीपावली हुई, कोई भी शुभ कार्य हुआ, ज्यादा अपने को दिमाग लगाना नहीं है, बस अपने को दिमाग इतना लगाना हो तो मांडना। मांडना आया तो कहाँ का है? मांडना सही सर कहाँ का है? सर मालवा का है। माँ से मांडना, माँ से मालवा, इस प्रकार से है ना। मांडना, दिवासा और चित्रावण, तो अपने को यही याद रखना है। तो सवानाही कहाँ का है? मालवा का है। संजय गीत कहाँ का, कौन से क्षेत्र का है? संजय गीत है मालवा का। मांडना कौन से क्षेत्र का लोक चित्रकला है? मालवा की। दिवासा कौन से क्षेत्र की है? तो मालवा की। और चित्रावण किसकी है? तो मालवा की। इस प्रकार अब निमाण की देख लो, पगलिया, यानी कि छोटे शिशु के जन्म लेने के बाद में ये पद चिन्ह लिए जाते हैं या बनाते हैं। कांचली भरना, अब भाई साहब ये कांचली किन किन की भरा गई ये बताओ मेरे को थोड़ा सा। कांचली भरने का आज समझ में आया तुमको थोड़ा सा? क्यों दोस्तों, नहीं आया? चलो मैं बताता हूँ। वैसे समझ गए होगा कांचली भरना कैसे। तुम्हारा जब हल्दी चीक सो लगे नहीं, हल्दी चीक सो मतलब तुम्हारो ब्याह म्याह है कि नहीं, और तुम्हारे ब्याह होए तो तुम्हारे कुपार में कई कई छोटी छोटी बिंदियाँ लगा कर कांचली भरे कि नहीं यार। मतलब आज से 2-4 साल पहले तो मैंने बहुत सारे दूल्हे उनकी देखी थी, आजकल तो कम ही देखने को मिली है मेरे को। मतलब ऐसे छोटे छोटे बिंदिया, अपनी भाई बहनें रहनी, बहन और अपनी सिस्टर और बड़ी बहनें, और वो क्या करती है अपने का चेहरा, वैसे ही तो अपनी शकल बेकार है, लेकिन उन शकल और बेकार करने के लिए ये क्या करें, ये करती है कैसे 7-5 रंग की डिब्बियाँ लेती है, छोटी छोटी डिब्बी रहती है, इस साइज की रहती है, जैसे कि ये है ना, ये ढक्कन, इतनी बड़ी बड़ी डिब्बी रहती है, इसमें 12-14 कलर रहते हैं शायद। तो वो क्या करती ऐसे कुपार में ऐसे छोटी छोटी बिंदियाँ नु करके ऐसे ऐसे छोटी छोटी बिंदियाँ लगा कर इसको झमरू बना देती। क्या बना देती? झमरू बना देती। और झमरू बना देती है जब ऐसी बिंदियाँ जब तुम्हारे दिमाग ये कर्म के ऊपर लगा देती है ना, तो तुम्हारा एकदम तुमको इच्छाधारी बना देती है। और जब ऐसा लगता है कि वास्तव में हाँ नहा धोकर यही निकला है, तो वो कांचली भरना बोलते हैं। शादी के अवसर पर लड़की की भी कांचली भराई जाती है और लड़के की भराई जाती है। तो इस प्रकार से ये कुछ रहता है। थापा चित्र, थापा चित्र जैसे थापा मतलब थाप लगाना, छापा लगाना। छापा मतलब ऐसा कि कोई सा शुभ अवसर आया, जैसे कि नवरात्रि के पहले लगाते, दीपावली पर लगाते, शादी ब्याह के टाइम नए दूल्हे दुल्हन आए तो उनके दोनों को हाथ ऐसे लाल कर लिए किसी रंग हल्दी या किसी में, और दीवार पर थप, तो कैसे ऐसे थप इस प्रकार से लगा दिया जाता है। तो ये होता है थापा। मांडना, मांडना ऐसे कुछ मांडना मतलब चौक मांडना, चौक पूरना। दीवार पर भी पूरते हैं, ऐसे फर्श रहता है, आंगन रहता है, उसको भी अच्छा गारा गोबर से अच्छा बढ़िया से लीप गया गेरू मेरू से, और उस पर भी नेजा, नेजा यानी कि वाइट कलर का जो कलर रहता है, सफ़ेद जो अपन खुदानों में से निकालते हैं, तो उसको डायरेक्ट घोल कर उसको बढ़िया से रंग रोगन करके अच्छे चित्र बनाए। मोरधन, संजा फूली, संजा माई संजा फूली सेम ही है। नाग चित्र, नाग पंचमी पर बनाए जाते हैं। खोपड़ी पूजन, ये खोपड़ी पूजन भाई साहब बहुत खतरनाक चीज़ है। क्या है खोपड़ी पूजन का? आज ऐसा रहता है कि इसमें दैत्यों के चित्र बनाए जाते हैं। यानी कि जब छोटा बच्चा अपने घर होता है, जन्म लेता है छोटा बच्चा, तो क्या होता है कि वहाँ पर अपने घर के बाहर दैत्यों के चित्र बनाए जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि जो बुरी शक्तियाँ आती है उन चित्रों को देखें, यानी कि उल्लू बनाने का सीधा सिंपल काम है। उल्लू बनाने का काम ऐसा है कि जब कोई सी बुरी शक्ति आएगी तो वहाँ पर जो दैत्य बनते हैं ना, दैत्यों के चित्र देखकर वो घबरा जाते हैं। कैसे? तो कि यार यहाँ तो पहले से ही कोई दैत्य हैं। यानी कि इंसान हमेशा ही अपने आप को समझदार मानता आया है, तो ये समझदारी का नहीं, ये बेवकूफ़ी की परीक्षा है। लेकिन कोई नहीं, लोग संस्कृति चित्र है, अच्छा अच्छा है, पढ़ना चाहिए। जिरोती के चित्र। अब जिरोती क्या होती है? जिरोती का आशय ऐसा होता है, आपने
एक महाभारत में एक पात्र का नाम सुना होगा, और जैसे कि महाभारत में सुना होगा, कृष्ण लीला में सुना हो, और जिसका नाम था जरासंध। क्या नाम था? जरासंध। जरासंध एक ऐसा व्यक्ति था या ऐसा योद्धा था जिसके शरीर के दो हिस्से थे। मतलब इसके पिता ने एक यज्ञ करवाया, यज्ञ से एक गुरुजी ने एक सेवफल का फल दिया। सेवफल का, इसके जन्म के पीछे का थोड़ा सा रहस्य मैं समझाता हूँ। एक फल दिया सेवफल, उसके दो रानियां थी उस राजा के। पहले के राजा उनका यही था कि उनके दो दो रानियां थी, चार भी होती थी, तीन भी होती थी, तो दो रानियां थी। अब उनने बोला कि उनको पुत्र प्राप्ति के लिए वो फल दिया था, जो इसको खाएगी उसको क्या होगा? पुत्र होगा। तो बड़ी रानी बड़ी समझदार थी, अच्छी थी, मतलब समझदारी के लेवल में बढ़िया थी। तो उन्होंने बोला कि यार मेरे क्यों, इसके भी एक पुत्र हो, ये भी बेचारी बिना पुत्र के। तो उसने उस सेवफल को काट दिया, उस सेब को काट दिया, आधा हिस्सा इसको खा लिया, आधा इसने, यानी कि दोनों ने खा लिया। जब उनने बच्चा जन्म दिया तो बच्चे के दो हिस्सों में पैदा हुआ, आधा इधर आधा इधर, यानी कि आधा बच्चा इसके शरीर में, आधा बच्चा इसके शरीर में, इस प्रकार से बच्चा पैदा हुआ। अब जरासंध, वो बच्चा कोई नहीं था, वो जरासंध था। तो अब उसको क्या किया, उस महाराज ने उसको जंगल में फिकवा दिया। जंगल में फिकवा दिए तो इनकी बहन थी, एक राक्षसी ही बोल सकते हैं क्योंकि राक्षस कुल में पैदा हुआ था, जरा, और उनको बोलते हैं जीरावती, जीरावंती। तो उनने एक यज्ञ किया, यज्ञ के माध्यम से उसको वापस वो दोनों हिस्सों को जोड़ दिया। तो आज भी हिंदू मान्यताओं के अनुसार क्या होती है, यानी कि बहनों का अपने भाइयों के प्रति एक अलग ही लगाव रहता है, एक स्टैंडर्ड लेवल का। भाई कितना भी बुरा, भाई कितना भी बेकार हो, कितना भी गलत हो, लेकिन बहन की नज़र में हमेशा भाई अच्छा ही रहता है। ये एकदम याद करने वाला और नोटेड भी पॉइंट है कि भाई हमेशा बहन की नज़र में अच्छा ही रहता है, और बहन भी भाई की नज़र में हमेशा अच्छी रहती है, भले कितनी ही बुरी क्यों नहीं हो, कितनी लड़ाई झगड़े क्यों नहीं हो, कितना ही कुछ नहीं हो, लेकिन बहन के लिए भाई हमेशा ही हाजिर रहता है। कभी भी याद करोगे भाई हाजिर है हर परिस्थिति में। तो वो बहन अपने भाई की रक्षा के लिए, यानी कि छोटी बहनों या बड़ी बहन अपने भाई की रक्षा के लिए छोटा रहता है, तब ये माता जीरावती का चित्र बनाती है। और वो इसलिए बनाती है कि ताकि उनके भाई पर किसी भी प्रकार की कोई सी व्याधा या बुरी शक्ति या ऐसी गलत चीज़ों का प्रभाव उसके भाई पर ना हो। इस प्रकार ये चित्र बनाए जाते हैं। कहाँ पर बनाए जाते हैं? निमाड़ क्षेत्र में। अब अपन देखते हैं बुंदेलखंड में सुरेती चित्र बनाते हैं, मूर्तें बनाते हैं, कोहबर बनाते हैं, नौरते बनाते, अंगरोहण बनाते हैं, दोज की पुतलियां बनाते हैं, भाई दोज, चोग बनाते हैं। इस प्रकार के चित्र कहाँ पर बनाते हैं? बुंदेलखंड में। और यहीं पर चित्रों की बात करते हैं तो जैसे कि यहाँ पर देखते हैं बघेलखंड में कौन कौन से चित्र होते हैं। बघेलखंड में होते हैं कोहबर, नेवरान, अंगरोहण, कोडर, मोर मुरेला, छठी माता का चित्र, तिलंगा, यानी तिल के तेल और ये तिल का तेल और कोयले से जो चित्र बनाते हैं उनको तिलंगा कहते हैं। इस प्रकार से क्या होते हैं, अपन ने इन चित्रों को देखा। आप बोलो तो अपन 2 मिनट रुक के थोड़ा सा एक बार और रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में अच्छे व्यवस्थित हो जाए। आ गई बात समझ? 1 मिनट रुकना। चलो समझते हैं, 5 मिनट 2 मिनट लगेंगे। मालवा के लोक गायन, भरतरी गायन, संजय गीत, हिड़ गायन, बरसाती वार्ता, निर्गुड़िया, रेलो गीत। मालवा के लोक नृत्य, रजवाड़ी नृत्य, आड़ा खाड़ा नृत्य, डंडा नृत्य और मटकी नृत्य। मालवा के लोक नाट्य, माच नाट्य, भवाई नाट्य, कठपुतली नाट्य। मालवा के लोक चित्रकला, सवानाई, संजा, मांडना, दिवासा और चित्रावण, मालवा के हो गए। निमाड़ के लोक गायन, कलगी तुर्रा, संत सिंगाजी, मसानिया, नाथपंथी, गरबा गरबी। निमाड़ के लोक नृत्य, गणगौर, काटी, फेपरिया, मांडना, आड़ा खड़ा, डंडा। निमाड़ के लोक नाट्य, रासलीला, गम्मा। निमाड़ के लोक चित्रकला, पगलिया, कांचली, भरन, थापा, मांडना, मोरधन, संजापुली, नाग चित्र, खोपड़ी पूजन और जिरोती माता के चित्र। और निमाड़ के हो गई। अब जैसे बुंदेलखंड के लोक गायन, बुंदेलखंड के कौन से? आला गायन, भोला गीत, बेराइटा गायन, देवरी, जगदेव का फुहारा, फाग, हरदोल की मनोती। बुंदेलखंड के लोक नृत्य, कानड़ा, नौटंकी, बदाई, राय, सेरा, ढिमराई, जावरा। इस प्रकार से बुंदेलखंड के लोक नाट्य, स्वांग, अखाड़ा, नौटंकी, खमस्वांग। निमाड़ के लोक चित्रकला, सुरेती, मोरते, कोहबर और मोरते। देखो मोरते नोरते दो है, मोरते नोरते,
अंगरोहण, दोज, दोज और चौक। अब बघेलखंड के देखते हैं। बसदेवा, बसदेवा गायन, विरहा गायन, बांस गीत, सीदेव, पंडवानी गीत, घोटुल, पाटा गीत यानी कि मृत्यु गीत होता है ये। बघेलखंड के लोक नृत्य, परधोनी नृत्य, सेला नृत्य, दादरिया नृत्य, केहरवा नृत्य, कलसा कलसा और विरहा, इस प्रकार के। अब एक और चीज है लोक नाट्य। बघेलखंड के लोक नाट्य कौन कौन से? नौटंकी, मनसुका, चाहूर, रास, लकड़बग्गा, जिंदबा, हिंगोला, कर्मा और चंदेना चंदेना। और बघेलखंड के लोक चित्रकला कोहोबर, नेवरान, अंगरोहन, कोडर, मोर मुरेला, छठी चित्र और तिलंगा। तो इस प्रकार क्या होते हैं साथियों, अपने ये पूरा मध्य प्रदेश की लोक कला संस्कृति कंप्लीट होती है। मतलब इसमें कुछ भी नहीं छूटा है। एक दो नाम अगर छूटे हो तो हम प्रश्न के माध्यम से आपको बता देंगे, है ना। इस प्रकार से अपन ने इनको कंप्लीट किया। देखो इनकी तो वैसे कोई ट्रिक नहीं होती है, ट्रिक तो हमने बनाने का प्रयास किया लेकिन अजीब टाइप की बनी तो हमने बनाया नहीं। बस इसको याद, जैसे कि हमने कैसे याद किया ऐसे आप याद कर सकते। अपन ने लोक चित्रकला देखी तो अपन इसको रट डालो। ये चीजें रटने की रहती है, कुछ चीजें अपने समझने की रहती है, जो समझने की अपन समझ लिए। रट दो, डायरेक्ट रट दो। कैसे रट दो? निमाड़ का एक, कल की तुरा, संसिंगा जी, मसानिया, नाथपंथी, गर्भा गर्भी, इस प्रकार से कोई ट्रिक फंसाओ और उसको रट दो। मैंने तो ऐसे याद कर रखा, आप भी ऐसे कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, मैं विदा लेता हूँ।